बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जेएसएमयू का डीपीटी का टेस्ट जो कि 16 फरवरी 2024 हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चन है। चलिए जी पढ़ते हैं। पहला, लैक्टीज ऑफ विलाई अब्जॉर्ब। अच्छा जी, लैक्टीज ऑफ विलाई ये क्या है? देखिए, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन आपने पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसमें क्या है, आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि एक तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। अब उसको क्या कहते हैं? हम विलाई कहते हैं। अब उन विलाई के अंदर आपके पास क्या होंगी? लिम्फ वेसल्स होंगी। तो उनको हम क्या कहेंगे? लैक्टील्स कहेंगे। जिसके अंदर क्या होते हैं? आपके पास स्मूथ मसल होते हैं। मसल्स पढ़े हैं आपने स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो जो लैक्टील्स हैं, जो जिसमें लिम्फ वेसल है, वो क्या एब्जॉर्ब करेंगी? फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, लिपिड या स्टेरॉइड? अच्छा जी, देखते हैं। देखें, जो लैक्टीज है ना विलाई की, वो मेनली एब्जॉर्ब करती हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन। तो ज़्यादातर फैट्स का ही काम होता है उनका। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो यहाँ पे है फैटी एसिड्स, तो फैटी एसिड्स हो सकता है। ऑप्शन बी में है अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड नहीं। ऑप्शन सी में है लिपिड्स, लिपिड्स भी इस कैटेगरी में आ सकता है। तो ऑप्शन डी में है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का यहाँ पे कोई काम ऐसा लेना देना नहीं है, ये तो सेक्स हार्मोन से सारा रिलेटेड होता है। तो इसका इस चीज़ से कोई काम लेना दे। वैसे मोस्ट मुझे जो आंसर लग रहे हैं वो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, फैटी एसिड एंड लिपिड्स, बहुत मुझे सही लग रहे हैं। फैटी एसिड एंड लिपिड्स जो आपका लैक्टीज ऑफ विलाई अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस। अच्छा जी, सॉलिड है आपके पास, आपने उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया। सॉलिड को आपने पहले मेल्ट नहीं किया, लिक्विड फेस से आपने उसको गुजारा नहीं और डायरेक्ट उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो वो प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है? सब्लिमेशन का प्रोसेस कहलाता है। इवेपोरेशन आपको पता है, कोई भी लिक्विड पड़ा है उसको आपने गैस में कन्वर्ट कर दिया, इवेपोरेशन। अब वही जो गैस के पार्टिकल्स है उसको आपने लिक्विड में कन्वर्ट दोबारा कर दिया, तो वो क्या कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाती है। फ्रीजिंग आपको पता है, लिक्विड को आपने फ्रीज कर दिया तो वह आपके पास फ्रीजिंग कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय। अच्छा जी, बफर सोल्यूशन वो होता है जो आपके पास पीएच को चेंज नहीं होने देता, पीएच को मेंटेन रखता है। अब बफर सोल्यूशन अब आपके पास किस तरह से बनेगा? वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड या वीक बेस? देखिए, बफर सोल्यूशन की एक ही कंडीशन है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, या फिर वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज़ किया है, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शेप ऑफ अमोनिया इज। शेप ऑफ अमोनिया आपसे पूछे। देखिए, अमोनिया क्या है आपके पास? NH3 है, एक NU होगा और आपके पास 3 हाइड्रोजन इस तरह से आपके पास लगे होंगे। तो ये शेप आपने आपने जो जो सबसे ज़्यादा आपने ये शेप देखा होगा वो आपने किसका देखा होगा? CH4 का। मीथेन का आपने ये इस तरह का शेप देखा है ना, CH4 का। तो ये शेप आपके पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल। और इसका आप लोग एंगल भी याद रख लिए, टेट्राहेड्रल का आपके पास एंगल क्या होता है? 109 डिग्री। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन बी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब विच वेवलेंथ। अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस से आपका क्वेश्चन है। तो आपके पास क्लोरोफिल में ना आपके पास क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। अब वो पिगमेंट्स क्या करते हैं? वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जिनको एब्जॉर्ब करते हैं उनमें आपके पास है ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन है ग्रीन। और जिनको रिफ्लेक्ट करते हैं वो क्या है? रेड, येलो एंड ऑरेंज। जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन। अच्छा जी, फैट सॉल्युबल वाइटामिन मैंने अभी आपको बताए थे कौन कौन से हैं, ए, डी, ई और के। विटामिन ए जो जिसको हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, तो यही आपका आंसर है। बाकी विटामिन B1 जिसको थायमीन कहते हैं, ऑप्शन सी में भी वही लिखा है। और सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये दोनों आपके पास क्या है? वाटर सोल्युबल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपसे मैग्निफिकेशन पूछे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? M = D/F/1। डी क्या है? लेंस से लेकर आई तक का डिस्टेंस, जिसको लीस्ट डिस्टिंग और डिस्टिंग विजन कहते हैं, जो कि नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए जी करते हैं, डी क्या है आपके पास? 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, +1। तो करेंगे 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। इसको यहाँ लिखता हूँ 5/4 +1। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे 4 आएगा और ऊपर क्या होगा?
आपके पास 5+4 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 9, आपके पास क्या होगा 9/4। इसकी सिंपल आपने डिवीजन कर लिए 9 है, तो 4 2 8 आ जाएगा, आपके पास 1 बचा। तो फिर कैरी लगा के फिर 4 2 8, तो 2.2 ऐसे कुछ करीब आपका आंसर आएगा। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच इज़ ट्रू फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या ट्रू है? देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, आपके पास एक पीरियोडिक मोशन है जिसमें आपका एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स से रिप्रेजेंट होती है। लेकिन जब उस प्रोपोर्शनैलिटी को हम साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। तो और ये एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड होगी किसके टुवर्ड्स, मीन पोजीशन की तरफ। और उसमें क्या है, हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्या आपके पास शो करेगा कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट होंगे डायरेक्शन में। तो आपके पास ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट बनना है, ए इज़ इक्वल टू -kx। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो के हमारे पास कांस्टेंट आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच इज़ सिक्रीटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, डाइजेशन से आया है और पूछ रहे हैं ऑक्जेंटिक सेल आपके पास क्या सिक्रीट करते हैं। तो आपके पास 3 तरह के सेल होते हैं, एक म्यूकस सिक्रीटिंग सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, उसके बाद जाइमोजिन सेल जो कि आपके पास क्या सिक्रीट करेंगे, पेप्सिनोजिन सिक्रीट करेंगे, ऑक्सेंटिक, और उसके बाद ऑक्सेंटिक सेल जो कि आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl को सिक्रीट करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम। अच्छा जी, इसमें से एंजाइम के लिए क्या ट्रू नहीं है, इट इज़ अ बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल सही है, ये हमारे पास एक बायोकैटलिस्ट है, तो ये भी सही बात है, ये तो नहीं होगा। इट कैटलाइज ऑल रिएक्शन, हाँ होता है एंजाइम, क्योंकि क्या नाम है आपने पढ़ा होगा कैटेलिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो ये कैटलाइज भी करता है सारे रिएक्शन को और डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं, चौथा ही हमारा आंसर होगा, लेकिन इसको भी समझ लेते हैं क्यों होगा। इट इनिशिएट स्पेसिफिक रिएक्शन, देखिए अब ये बात है कि इनिशिएट नहीं करता ये हर रिएक्शन को, कुछ को करेगा कुछ को नहीं करेगा। अदर फैक्टर्स भी होते हैं इसके अलावा, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, और फैक्टर्स होते हैं, कोई मॉलिक्यूल हो गया जिसकी वजह से रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है हर रिएक्शन को एंजाइम ही आके इनिशिएट करे, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इज़ दिस द बस डैश गोज टू द सदर बाज़ार। अच्छा जी, ये बस है जो कि सदर बाज़ार जा रही है, तो इज़ दिस द बस वेयर गोस, तो वेयर तो नहीं आएगा क्योंकि ग्रामेटिकली रॉन्ग हो रहा है और मीनिंग भी सही नहीं दे रहा। इज़ दिस द बस विच गोस टू द सदर बाज़ार, देखिए विच यहाँ पे ना वो यूज़ होगा, हु भी यूज़ नहीं होगा, ना विच यूज़ होगा, यहाँ पे दैट यूज़ होगा, क्योंकि दैट हमेशा ज़्यादातर यूज़ होता है कोई स्पेसिफिक बात करने के लिए ना, क्योंकि आपको पता है कि एक ही बस की बात हो रही है और यही बात कर रहे हैं कि वो सदर बाज़ार जा रही है। तो दैट आपके पास एक मतलब कि बिल्कुल सही मीनिंग देता है, स्पेसिफिक मीनिंग देगा, तो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे दैट यूज़ होगा। इज़ दिस द बस दैट गोज़ टू सदर बाज़ार, तो आपका ऑप्शन सी दैट। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट हाइट विल बी कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड। कह रहे हैं व्हाट हाइट विल बी कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड्स। अच्छा जी, देखिए जब कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी होगी, जब वो किसी भी जगह भी होगी, किसी के हाथ में होगी, तो पहले क्या होगी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में होगी ना, लेकिन जब वो अलाउ टू फॉल होगी तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, ये अपने माइंड में याद रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ इंटू GT का स्क्वायर। टाइम क्या दिया है हमें, 2 सेकेंड्स दिए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला हाफ इंटू GT का स्क्वायर। अच्छा जी, हाफ और जी की वैल्यू क्या है 10, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो हाफ इंटू 10 ये क्या होगा 5, और 5 4 का क्या आएगा आपके पास 20 मीटर इसकी हाइट आपके पास है, तो क्या है ऑप्शन है 20 मीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, एस्करिस इज। अच्छा जी, एस्करिस आपके पास, आपने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है फाइलम एस्ट्रीहेलमिन्थिस। अब उसमें क्या है, ये एस्करिस क्या होते हैं, राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिजीज़ करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, इंटेस्टाइन में मतलब कि मिलते हैं ह्यूमन की, तो आपके पास क्या है, एक तरह के एंडोपैरासाइट है, ऑप्शन ए। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ़ वी ईट अंडर कुक बीफ वी गेट इन्फेक्टेड विथ। अच्छा जी, अगर हमने अंडर कुक बीफ खा लिया, सही से पका नहीं है और हमने उठा के ज़्यादा भूख लग रही थी तो खा गए,
तो हमें क्या हो जाएगा, किससे इन्फेक्ट हो जाएंगे, फंगस, बेरी, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या टेप वॉर्म। देखिए टेप वॉर्म हमारे पे यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि टेप वॉर्म को कहा ही यही जाता है कि बीफ का एक बीफ टेप वॉर्म, बीफ डिजीजेज या बीफ सिकनेस बीफ से काफ़ी रिलेटेड है। तो इस हमारा आंसर क्या है ये। बाकी फंगस नहीं होगा। बेरी तो आपके पास विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। और उसके अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये हमने ट्रिप्नोसोमाइसिस हमने पढ़ा था, जो कि इन्फेक्टेड टेस्टिस फ्लाई जो होती है ना, उसकी बाइट से हमारे पास ये होता है डिजीज़। तो हमारे पास क्या है आंसर, टेप वॉर्म, जिसको हम बीफ टेप वॉर्म भी कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इज योर आंसर। उसके बाद आपके पास कुछ ये आपके क्वेश्चन है। चलिए जी पहला पढ़ते हैं, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, द रिजल्टेंट ऑफ 2F, व्हाट इज द एंगल। देखिए हमने बात की टू फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड है F, तो F प्लस F और आपके पास क्या बन रहा है 2F बन रहा है। तो कह रहे हैं उनके एंगल के। देखिए हमने पहले भी बात की थी, अगर आपके पास दो फोर्सेस आपके पास सेम लाइन पे एक्ट कर रही है, मतलब कि पैरेलल हैं, तो उनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। परपेंडिकुलर एक्ट करेंगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर हम लोग उनका स्क्वायर रूट निकालते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a speed of 10 meter per second. If the coefficient of friction is 0.2, what is the distance traveled by body before coming to rest? अच्छा जी, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दी हुई है और कह रहे हैं डिस्टेंस बताएं जब बॉडी रेस्ट से पहले, तो आप उसका डिस्टेंस बता दें। चलिए जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू म्यू जी। तो यहाँ पे हमें फोर्स की तो कोई बात की नहीं है, तो हमें क्या है, हम यहाँ से एक्सेलरेशन, फोर्स क्या है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सेलरेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो A इज इक्वल टू म्यू जी। म्यू क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 है, ग्रेविटी क्या है आपके पास 10 है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने एक्सेलरेशन क्यों निकाली। एक्सेलरेशन निकाल ली, अब क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, स्पीड भी दी हुई है। तो हम कौन सा, देखिए डेटा को देख के ना आपने बताना होता है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2AS थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन VF स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। अब देखें बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी आप इसको 0 कर दें। इनिशियल तो इन्होंने हमें दे दी 0 का स्क्वायर, और इनिशियल क्या है 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 हो गया। तो हमें S चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा -100, और उसके बाद क्या है 2 इंटू A, 2 और एक्सेलरेशन क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -100 और डिवाइडेड बाय 4। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0, 2 1 ज़ा 2 और 2 25 ज़ा 50। तो डिस्टेंस क्या आ रहा है आपके पास -25 आ रहा है। 25 माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि हमने डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल किया, तो इसलिए माइनस आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 25 मीटर में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या आ रहा है आपके पास आंसर, क्या आ रहा है 25 मीटर। तो पहले आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा के आपने एक्सेलरेशन निकाले, फिर देखें आपने सारा कुछ उसको देखने, जो आपका डेटा है ना, डेटा के हिसाब से आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और इस तरह से आपने आंसर निकालना। तो देखिए यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन है, उस पेज में जगह नहीं थी तो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या है, विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ पे आपके मतलब कि वीक एसिड हमने देखना है। तो पहले में HCl, दूसरे में H3PO4, तीसरे में H2SO4 है, और चौथे में क्या है आपके पास HF है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखें एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जैसे भी हम लेफ़्ट टू राइट अगर बात करें, लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ जो आपकी इंक्रीज़ होगी, AC से मैं लिख रहा हूँ उसको, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। और जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी। लेकिन ये डिपेंड करती है कि आपका कैटाइन है या एनाइन है, ठीक है, उस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखें आपके पास HCl और HF और है H2SO4 और H3PO4। तो यहाँ पर देखें आपके पास HCl है, ये तो आपके पास क्या है एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HF भी है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन H2SO4 और H3PO4। H2SO4 भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन सबसे वीक एसिड आपके पास क्या है H3PO4 है। क्योंकि हमने अभी बात की है कि क्या नाम है हमारे पास क्या है
लेफ़्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रैंड क्या है आपकी इंक्रीज़ हो रही है। तो H3PO4 आप देखें फॉस्फोरस है आपके पास ग्रुप 5 में आ रहा है और सल्फ़र ग्रुप 6 में आ रहा है। तो इस वजह से आपके पास ये फॉस्फोरस क्या है वीक एसिड है। इसके और भी रीज़न हो सकते हैं लेकिन सबसे ईजी रीज़न यही है, इससे आप इसको ईजिली बता सकते हैं कौन सा वीक एसिड है।